हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 3 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड के किस शहर में अक्टूबर 2023 में श्री अन्न महोत्सव का दूसरा आयोजन किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी में। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर नैनीताल में अक्टूबर 2023 में श्री अन्न महोत्सव का दूसरा आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसमें 15,000 से अधिक किसान आने की संभावना है। श्री अन्न महोत्सव आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज अर्थात मिलेट्स का प्रचार प्रसार करना है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आधार कार्ड से वंचित छात्राओं को किस योजना के तहत आधार कार्ड बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनो आधार। उत्तराखंड में आधार कार्ड से वंचित छात्राओं को अपनो आधार योजना के तहत आधार कार्ड बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत सितंबर 2023 में रुद्रप्रयाग जनपद से की गई। रुद्रप्रयाग जनपद के दूरस्थ गांव में जिला प्रशासन अपने आधार के तहत स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित कर छात्र छात्राओं के आधार कार्ड बनवा रहा है। अगला क्वेश्चन, सितंबर माह में सेलकू महोत्सव उत्तराखंड के किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी के मुखवा क्षेत्र में। सेलकू पर्व गंगोत्री घाटी के मुखवा और उसके पास बसे आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस पर्व में स्थानीय लोग अपने खेतों की पहली फसल अपने इष्ट देवता सोमेश्वर को अर्पित करते हैं तथा इस पर्व में बेटियों को घर बुलाया जाता है। उनके लिए सोमेश्वर देवता उनके रक्षक होते हैं। इस त्यौहार 2 दिनों तक दिन रात का मनाया जाता है। गांव के सभी महिलाएं पुरुष रासो नृत्य करते हैं। मुख्यतः यह पर्व द्यारा बुग्याल के आसपास बसे क्षेत्र भटवाड़ी, हरसिल, थराली, मुखवा आदि क्षेत्रों में मनाया जाता है। सेलकू का अर्थ है सोएगा कौन। अगला क्वेश्चन, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार आर्किड विविधता सर्वेक्षण में रंगीन आर्किड के एक समृद्ध खजाने का पता चला? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। हाल ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार आर्किड विविधता सर्वेक्षण से रंगीन आर्किड के समृद्ध खजाने का पता चला। सर्वेक्षण 2020 से अगस्त 2023 तक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड वन के अनुसंधान विंग द्वारा आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में 31 आर्किड प्रजातियों का अस्तित्व दिखाया गया है, जो आर्किडेसी परिवार के भीतर 23 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शहर में देश के पहले कार्टोग्राफी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसूरी में। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी के पार्क हाथीपांव स्थित जॉर्ज एवरेस्ट में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का लोकार्पण किया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किस जनपद में शुरू किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। 25 सितंबर 2023 को उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया। यह पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक रणनीतिक रूप से रखे गए हैं, जिनमें 2 कड़ी में, एक प्रेमनगर में,
एक प्रेमनगर में गढ़ी कूड़ा बैंक के उद्घाटन की अध्यक्षता राज्य के सहकारी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने की। इस प्रकार उत्तराखंड राज्य में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया, जबकि ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड देश में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रिटेन दौरे पर यूनाइटेड किंगडम के साथ कितनी राशि के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 करोड़ रुपये। सितंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटेन के साथ उत्तराखंड में निवेश हेतु 3000 करोड़ रुपये के निवेश समझौता पर MOU पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन यात्रा के दौरान उत्तराखंड के पुष्कर सिंह ने एगर टेक्नोलॉजी फिर बार्सिलोना जय माई ट्रिप के साथ करोड़ों के MOU पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के साइंस सेंटर स्थित हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उत्तराखंड में साइंस सेंटर स्थित कहाँ कहाँ हैं? ये है देहरादून में और अल्मोड़ा में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ए और सी। वर्तमान समय में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और अल्मोड़ा जिले में साइंस सेंटर स्थित है। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में तीसरा साइंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो तीसरा साइंस सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? यह है चंपावत में। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नाम 98 नाली जमीन हस्तांतरित कर दी है। साथ ही लोक निर्माण विभाग की ओर से साइंस सेंटर के निर्माण के विस्तृत कार्य योजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य योजना में 35 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा प्रस्तावित साइंस सेंटर में खगोल विज्ञान की जानकारी हेतु तारामंडल का भी निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य ने लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने लंदन गए थे। इस दौरान लंदन में स्थित एगर टेक्नोलॉजी के साथ उत्तराखंड में लिथियम बैटरी प्लांट्स लगाने हेतु 2000 करोड़ रुपए MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि उत्तराखंड में रोपवे निर्माण के लिए फ्रांसीसी कंपनी पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, हिमालयन क्यूटिया है। तो हिमालयन क्यूटिया क्या है? यह पक्षी की प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी। हिमालयन क्यूटिया उत्तराखंड में पाई जाने वाली पक्षी की एक दुर्लभ प्रजाति है। राज्य में हाल ही में उत्तराखंड के मुनस्यारी पिथौरागढ़ के हरकोट के जंगलों में हिमालय क्यूटिया स्मॉल मिनीविट चेस्टनल ईयर्ड बीटिंग पक्षी दिखाई दिए हैं। इन पक्षियों में हिमालयन क्यूटिया को दूसरी बार राज्य में देखा गया है। इससे पहले यह पक्षी नैनीताल में देखा गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा कब दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 अगस्त को। तो मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा कब दिया गया? 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2023 को। 3 अगस्त 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। मसूरी की स्थापना 1824 में कैप्टन यंग ने की थी, जबकि मसूरी नगर पालिका का गठन 1842 में हुआ।
उसके बाद इसे 200 साल में कभी पूर्ण तहसील का दर्जा नहीं मिला। ब्रिटिश काल में मसूरी मेरठ कमिश्नरी संचालित होता था। उसी समय जो सुविधाएं इंग्लैंड में होती थी वह सभी सुविधाएं अंग्रेज़ों ने मसूरी में उपलब्ध कराई। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने 1850 में मसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया था। पहाड़ों की रानी मसूरी प्राकृतिक सुंदरता, सामाजिक जीवन और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें उत्तराखंड के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित नहीं किया गया? तो ये किसको नहीं किया गया? ये नहीं किया गया नरेंद्र सिंह नेगी को। भैरवदत्त तिवारी जी को किया गया है, जगदीश ढोंडियाल जी को भी किया गया, नारायण सिंह बिष्ट को भी किया गया। हाल ही में देहरादून के विज्ञान भवन में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 75 वर्ष से अधिक उम्र के 84 उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में उत्तराखंड के 4 वयोवृद्ध कलाकार भी शामिल थे। तो 4 वयोवृद्ध कलाकार वो कौन कौन से थे? ये थे भैरवदत्त तिवारी, जगदीप ढोंडियाल, जुगल किशोर पेटसाली और नारायण सिंह बिष्ट। इन्हें उत्तराखंड की प्रदर्शन कला में समग्र योगदान के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड के रूप में कलाकारों को ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, 30 सितंबर को यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। हाल ही में 30 सितंबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ऑडिटोरियम में यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 का 11वां आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 2022 में उत्तराखंड के क्षेत्रीय सिनेमा और संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध अभिनेता बलराज नेगी को उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका माधुरी वर्तमान को गोपाल बाबू गोस्वामी लीजेंडरी सिंगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गायक दर्शन फास्वाड़ हिट म्यार पहाड़ के लिए, सर्वश्रेष्ठ गायिका अंजलि खरे, श्याली रामदई, सर्वश्रेष्ठ गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी, क्या जी बोलूं, सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो बेड़ू पाको वीडियो चांदनी इंटरप्राइजेज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रमेश ठंगरियाल फिल्म मेरू गाँव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शिवानी भंडारी फिल्म थोकदार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म माटी मछियाणा निर्देशक अजय बैरी, सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म मोलियार। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय उत्तराखंड के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 का खिताब दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरमौली गांव को। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ष 2023 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित सिरमौली गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का खिताब दिया है। यह गांव मुनस्यारी के समीप पर्यटकों के घूमने के लिए बेहद खूबसूरत गांव है। सिरमौली गांव खूबसूरत बनाने का श्रेय समाजवेदी मल्लिका वीरदी को जाता है। मल्लिका वीरवदी वर्तमान में सिरमौली वन पंचायत की सरपंच हैं, जबकि मूल रूप से दिल्ली की निवासी हैं। मल्लिका 1992 पहली बार पिथौरागढ़ आई थी और उत्तराखंड की प्रकृति से प्रेम हो गया, तब से यहीं बस गई। उत्तराखंड में बसने के बाद इन्होंने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने हेतु उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया और 2003 में पर्यटकों हेतु होम स्टे तैयार कराए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मन की बात कार्यक्रम में घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया। यह उत्तराखंड के किस जिले में प्रचलित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल जिले में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माँ की बात कार्यक्रम में घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक में दुर्गम इलाकों के बच्चों तथा शिक्षा पहुंचाने के लिए घोड़ा लाइब्रेरी की पहल शुरू की, जिसके जरिए बच्चों का बौद्धिक विकास संभव है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन्हें विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शोभा शर्मा और अनिल स्वामी जी को। डॉक्टर शोभा शर्मा को साहित्यिक कर्म और अनिल स्वामी को सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की कितनी झीलों को हाल ही में आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 झीलों को। पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल के डीएम ने जिले की 7 झीलों को वेटलैंड घोषित कर दिया है। इनमें शामिल हैं नैनीताल, सुखताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, गरुड़ ताल, हरीश ताल और सरिता ताल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की कितनी झीलों को हाल ही में आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया है? तो कितना किया गया? 7 झीलों को। अगला क्वेश्चन, रामपुर तिराह कांड की घटना कब घटित हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी को। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराह स्थित शहीद स्मारक को उत्तराखंड की मूल संस्कृति का केंद्र बनाने की घोषणा की। 2 अक्टूबर 1994 में एक अलग राज्य की मांग को लेकर जाते समय रामपुर तिराह पर आंदोलनकारियों का पुलिस से टकराव हो गया था। पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ ही गोलियां चलाई, जिसमें 7 आंदोलनकारी बलिदान हो गए थे। उनकी याद में रामपुर तिराह पर स्मारक बनाया गया। रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड के बीच सीमांकन है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देख लेते हैं थोड़े। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किन्हें दिया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किन्हें दिया गया? ये दिया गया था वहीदा रहमान जी को, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सेना में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया गया। इससे पहले 52वां पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया था। तो इससे पहले किसको दिया गया था? ये दिया गया था आशा पारेख जी को। वहीदा रहमान की पहली फिल्म 1955 में आई रोजुलू माराई तेलुगु थी। वहीदा रहमान को 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया और ठीक 1 साल बाद 1972 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2011 में पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध फिल्में कागज़ के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम, गाइड खामोशी आदि फिल्में प्रसिद्ध थीं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? ये होती है 1969 ईस्वी में, भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, क्या मिलता है इस पुरस्कार में? एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल, साथ में 10 लाख रुपए की नकद धनराशि दी जाती है। तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री कौन थी? पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री ये थी देविका रानी जी। कौन थी? देविका रानी जी।
अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने सितंबर 2023 को भारत के किन स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा, यानी कि पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटक का होयसल का पवित्र मंदिर समूह है, यानी कि कौन सा हो जाएगा हमारा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 18 सितंबर 2023 को सऊदी अरब के रियाद शहर में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान घोषित किया। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के 2 नए स्थल शामिल किया, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटक में होयसल का पवित्र मंदिर समूह। इसके साथ ही भारत के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी होगी? ये होगी 42। और बात करें तो शांति निकेतन कौन सा नंबर का हो जाएगा? 41वां विश्व धरोहर स्थल। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में एक आश्रम के रूप में की थी। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ विश्व भारती की स्थापना की। वहीं बात करें तो होयसल का पवित्र मंदिर जो कर्नाटक में है, ये कौन से नंबर का है? ये हो जाएगा 42वां विश्व धरोहर स्थल। कर्नाटक में बेलूर हलेबीड और सोमनाथपुरम के होयसल मंदिर समूह भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इस मंदिर समूह का निर्माण 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच होयसल राजवंश के समय हुआ। होयसल मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ और नागर शैली में हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत के हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 98 वर्ष में। हाल ही में भारत में हरित क्रांति के जनक का जाने वाले एम एस स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर कब हुआ? इनका निधन ये हुआ था 28 सितंबर 2023 ईस्वी को। 98 वर्ष की उम्र में एम एस स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 7 अगस्त 1925 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। 1960 के दशक के दौरान इन्होंने भारत में उच्च उपज होने वाली किस्म की को विकसित किया, जिस कारण इन्हें भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा गया। उपलब्धियां देखते हैं इनकी। वर्ष 1971 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 1987 में कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री इनको दिया गया 1967 ईस्वी में, पद्म भूषण दिया गया 1972 ईस्वी में और पद्म विभूषण कब दिया गया? 1989 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना अगस्त 1970 में कृषि मंत्रालय के तहत की गई थी। किसानों की हालत सुधारने के लिए 18 नवंबर 2004 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? 18 नवंबर 2004 ईस्वी को, जो आगे चलकर स्वामीनाथन समिति आयोग से प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन प्रोफेसर स्वामीनाथन के अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो पीएम स्वनिधि की योजना की शुरुआत कब होती है? ये होती है 1 जून 2020 ईस्वी को। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 ईस्वी को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह एक केंद्रीकृत योजना है। इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक समाप्त हो गया था, किंतु 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर के व्यवसाय को पुनः शुरू करने हेतु बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना था। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। इस योजना में
इस योजना ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी में निवास करने वालों को सम्मान के साथ जीने का अवसर दिया है। अगला क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 सितंबर 2023 ईस्वी को। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई और इसकी शुरुआत विश्वकर्मा पूजा के दिन 17 सितंबर 2023 से नई दिल्ली में की गई। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना प्रारंभ में वर्ष 2023-24 से 2027-28 के लिए संचालित की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कारीगरों व छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों की सहायता करनी है, जैसे पारंपरिक कारीगर या शिल्पकार। अगला क्वेश्चन, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। वर्ष 2023 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम है। तो विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? ये थी पर्यटन और हरित विकास। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन और हरित विकास है। इस दिन 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के कानून को बनाया गया था, इसलिए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया गया था? ये मनाया गया था 1980 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर को। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने संबंधित प्रावधान वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक 28 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया, जिसे जनगणना और परिसीमन के बाद पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा में पारित कर और 21 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विधेयक को राज्यपाल में पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा था। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने संविधान में कौन सा संशोधन है? ये 128वां संविधान संशोधन 2023 पेश किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या है। तो विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? ये है 42। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत विश्व धरोहरों के लिहाज से 6वें स्थान पर है। 18 अप्रैल 1983 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का पूर्ण रूप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को का पूर्ण रूप है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? ये होती है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑड्रे एंजोलो। क्या कौन है? ऑड्रे एंजोले। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य दुनिया में शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के साथ साथ शांति स्थापित करना है। भारत कब इसमें शामिल हुआ? भारत हुआ था 1946 ईस्वी में यूनेस्को का सदस्य देश बना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत गाँव को ODA+ घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में कितने ऐसे गाँव हैं जिनको ODA++ घोषित किया गया है? ये किया है 75%। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घोषणा कर कहा कि भारत के लगभग 4.43 लाख या 75% गाँव में खुले में शौच से मुक्त प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है।
14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों में उड़िया प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है, जिसमें 4 राज्यों को ODF प्लस मॉडल घोषित किया गया है। क्या है ODF प्लस गाँव? ODF प्लस गाँव ऐसा गाँव है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपने खुले में शौच मुक्ति स्थिति को बरकरार रखा है। इसमें उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के अंतर्गत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस को किस शहर में लॉन्च किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2023 में किस शहर ने सतत विकास लक्ष्य SDG शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने की? ये की थी न्यूयॉर्क ने। किसने की? न्यूयॉर्क ने। सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क शहर में सतत विकास लक्ष्य SDG शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में एक दृढ़ राजनीतिक घोषणा का समर्थन किया गया जो 2030 तक टिकाऊ वर्ष समावेशी दुनिया बनाने के लिए उनकी सजा प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। नेताओं ने अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा के महत्व को दोहराया और SDG प्रोत्साहन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रस्ताव को लागू करने के लिए तुरंत कार्रवाई का आह्वान किया। अगला क्वेश्चन, किस मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 25 सितंबर 2023 को फाइनल में श्रीलंका को हराकर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हांगझू चीन में। तो कब जीता इन्होंने? 25 सितंबर 2023 ईस्वी को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 25 सितंबर 2023 को हांगझू चीन में फाइनल में श्रीलंका को हराकर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन, 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किन देशों के बीच एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण का आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका के। वर्ष 2023 में 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच अमेरिका स्थित अलास्का के फोर्ट वेनराइट में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण आयोजित किया गया। यह भारतीय और अमेरिका की सेवा के बीच होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2004 ईस्वी में की गई थी। इससे पूर्व पिछला संस्करण नवंबर 2022 में उत्तराखंड के औली में किया गया था। अगला क्वेश्चन, जून 2023 के किस शहर में SCO सचिवालय ने नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ किया गया ये? बीजिंग में। ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में बीजिंग शहर में SCO सचिवालय में नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया गया। भारत की अध्यक्षता में पहली बार SCO शिखर सम्मेलन से पहले भारत में 8 सदस्यीय सही समूह में मुख्यालय में एक उत्कृष्ट डिजाइन वाले नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया। इससे पूर्व भारत में 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जिसमें नेताओं के वैश्विक हित में अधिक प्रतिनिधि और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के गठन का आह्वान किया गया। शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो SCO एक यह स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। 8 देशों का समूह है। कौन कौन से हैं ये 8 देश? इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं? 8 देश।
अगला क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40वां स्थान पर। जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की रैंकिंग में भारत 132 देशों की सूची में 40वें स्थान पर रहा। पिछले वर्ष भी भारत कितने स्थान पर था? ये पिछले वर्ष भी ये 40वें स्थान पर था। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।